नमस्कार साथियों, मैं राजेश सर वाईडीबी क्लासेज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड के 12वीं क्लास की अंग्रेजी रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को अध्ययन करेंगे, जिनके राइटर महात्मा गांधी हैं। तो महात्मा गांधी का चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को देखेंगे। यदि आप 12वीं बोर्ड की तैयारी करते हैं और आप अगले साल 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम 12वीं की देने वाले हैं, तो कृपया कर मेरे चैनल वाईडीबी क्लासेज को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के बीच मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक लोगों को अच्छी और बेहतरीन शिक्षा प्राप्त हो सके। मेरे आप वीडियो में पूरी अंग्रेजी, हिंदी और दूसरे ऐसे विषय की आपको संपूर्ण तैयारी इंटरमीडिएट की करवाई जाएगी, मैट्रिक की भी करवाई जाएगी। तो आज हम इंटरमीडिएट का चैप्टर हम पढ़ते हैं, देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कंपोज्ड बाय महात्मा गांधी। ओके, भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति के बारे में हम सीखते हैं। तो हमारी सभ्यता और संस्कृति इतनी बेहतरीन है कि दुनिया की सभ्यता और दुनिया की संस्कृति उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकते, और इस बात को महात्मा गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बताते हैं। तो आइए हम महात्मा गांधी का चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को देखते, पढ़ते और सीखते हैं। ठीक है, देखते, पढ़ते और सीखते हैं भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति को। ठीक है, लिखा हुआ है क्या कि मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात। महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात and he was died 30 January 1948। 30 जनवरी 1948 मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी पोरबंदर गुजरात में हुआ, और वो 30 जनवरी 1948 को मृत हुए। 30 जनवरी 1948 को वो मृत हुए, शहीद हुए। मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात and he was died 1948 13 January 1948। Mohandas Karamchand Gandhi was popularly known as Bapu, or the father of the nation, or the father of the nation। Mohandas Karamchand Gandhi was popularly known as Bapu, or the father of the nation। He was more a spiritual leader than a politician। He was more a spiritual leader than a politician। Mohandas Karamchand Gandhi was popularly known as Bapu। Mohandas Karamchand Gandhi was popularly known as Bapu or father of the nation। मोहनदास करमचंद गांधी बापू के नाम से लोकप्रिय या राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। पॉपुलरली मतलब लोकप्रिय, नोन एज जाना जाना। ठीक है, और आगे लिखा है और फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता। फादर ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्रपिता। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ। 30 जनवरी 1948 को मृत वो हुए, और मोहनदास करमचंद गांधी बापू के नाम से लोकप्रिय, पॉपुलरली दैट मींस लोकप्रिय। मोहनदास करमचंद गांधी वाज पॉपुलरली नोन एज बापू। मोहनदास करमचंद गांधी बापू के नाम से लोकप्रिय और फादर ऑफ द नेशन या राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे। He was more a spiritual leader than a politician। He was more a spiritual leader। A spiritual मतलब आध्यात्मिक नेता। ठीक है, He was more a spiritual leader than a politician। वो कहीं एक आध्यात्मिक नेता थे, वो कहीं ज्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। than a politician तब एक राजनीतिज्ञ थे, तब एक राजनेता थे। राजनेता होने से पहले कहने का यह तात्पर्य है कि वो एक आध्यात्मिक नेता थे। हम महात्मा गांधी जी को, ऐसे मोहनदास उनका नाम था, करमचंद गांधी नाम था, लेकिन हम उन्हें महात्मा कहते हैं। महात्मा तो हम ऐसे लोगों को कहते हैं, सेंट, साधु संत महात्मा होती है। तो महात्मा को, गांधी को हमने महात्मा क्यों कहा? क्योंकि वो धर्म शास्त्र में बिलीव करते हैं, वो सत्य में बिलीव करते हैं, वो अहिंसा में, नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। अतः उन्हें आध्यात्मिक नेता कहा गया। जो एक साधु का जो रूप होता है,
जो साधु की डेफिनेशन होती है वो साधु के डेफिनेशन पे ये विदस्टूट करते थे, साधु के डेफिनेशन पे ये खड़े उतरते थे, इसलिए हम इन्हें आध्यात्मिक नेता कहते हैं। लिखा हुआ भी है, ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, वो कहीं एक अधिक आध्यात्मिक नेता थे तब एक राजनेता थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence. लिखा हुआ he successfully used truth and non-violence. He successfully, उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। He successfully used truth and non-violence. उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया, यूज का प्रयोग किया था। एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ, एज द चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार के तौर पे, भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के तौर पे Mohandas Karamchand Gandhi was born 2nd October 1869 and he was died 1948. He was popularly known as Bapu or the father of the nation. He was more a spiritual leader than a politician. He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence, and helped इंडिया होगा एंड हेल्प इंडिया गेम्स इंडिपेंडेंस, और भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति में, गेन माने प्राप्त करना, अब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति में मदद मिली। इन्होंने बताया जो बातें और इन्होंने जो सिखाया, भारत की आजादी में इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जब तक भारत रहेंगे, भारत हमारा देश रहेगा, इसकी अस्मिता रहेगी। महात्मा गांधी हमारे यादों में अमिट छाप जो छोड़े हैं, उनकी यादों को कतई भुलाया नहीं जा सकता। मोहनदास करमचंद गांधी वाज पॉपुलरली नोन एज बापू। फिर से एक बार हिंदी देख लेते हैं, समझते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी वाज पॉपुलरली नोन एज बापू। मोहनदास करमचंद गांधी बापू के नाम से लोकप्रिय और द फादर ऑफ द नेशन या राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे। He was more a spiritual leader, वो कहीं एक आध्यात्मिक नेता थे, than a politician, तब एक राजनेता हुए। He successfully used truth and non-violence, उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया मुख्य हथियार के तौर पर, एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट इंडिया, यानी मुख्य हथियार के तौर पर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ, एंड हेल्प्ड इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस, और भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति में मदद मिली। फ्रॉम 1950 till 1948 he completely dominated Indian politics. From 1950 till 1948 he completely dominated Indian politics. 1915 से 1948 तक वो पूरी तरीके से भारतीय राजनीति में हावी रहे, भारतीय राजनीति में उनका वर्चस्व रहा, वो हावी रहे। 1915 से 1948 तक वो पूरी तरीके से भारतीय राजनीति में हावी रहे के बारे में बताया गया है कि फ्रॉम 1950 till 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। वो 1915 से 1948 तक पूरी तरीके से भारतीय राजनीति में हावी हुए। दैट मीन्स उनका प्रभुत्व रहा, उनका वर्चस्व रहा। अभी इंडियन पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी जी का एकदम वर्चस्व है। ऑल ओवर इंडिया जान रहा है उन्हें, ऑल ओवर वर्ल्ड जान रहे हैं उन्हें। तो उसी प्रकार 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीति में ये पूरी तरीके से हावी रहे। He died at the hands of a fanatic on 13 January 1948. He died at the hands of a fanatic on 13 January 1948. वो कट्टरवादी हाथों के द्वारा, फैनेटिक कट्टरवादी
वो कट्टरवादी हाथों के द्वारा 30 जनवरी 1948 को मृत हुए। अब बताओ जरा जी, वैसे महात्मा गांधी जिन्होंने किसी का कभी भी बुरा नहीं चाहा, उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। कितने हमारे देश भारतवर्ष के लिए बेशर्मी और समस्या वाली बात है कि नाथूराम गोडसे ने उन्हें मार दिया। तो कट्टरवादी हाथ कहा? जी हाँ, जो उनको मारा वो कट्टर ही हो सकता है, वो मनुष्य के रूप में उनमें जानवर का गुण था गोडसे में, जो उन्हें मार दिया गांधी जी को। अब बताओ, कट्टरवादी हाथ का कई बुक तो उन्हें पागल भी घोषित कर देता है वो गुस्से से। अब बताओ, जिस गांधी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, भारतवर्ष के लिए इतना कुछ किया, और उनको गोली मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। तो ये कट्टरवादी का फैनेटिक कट्टरवादी हाथों द्वारा वो 30 जनवरी 1948 को मृत हुए। अब ये गांधी का ही देश है, ये गांधी का ही देश है जिसके कारण हम इस देश में रहते हैं, भारतवर्ष में रहते हैं, और भारत के खिलाफ ही बोलते हैं। भारतवर्ष में रहकर भारत के खिलाफ ही बोलते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, फिर भी आप सुरक्षित हो, इस देश में रहते हो, क्योंकि ये गांधी का देश है, ये अंबेडकर का देश है, जो इस प्रकार से डिजाइन किया गया। इसकी नींव इतनी अच्छे तरीके से रखे गए कि आज हम इस देश में रहकर उनके खिलाफ बोलते हैं, और फिर भी आप सुरक्षित बच जाते हो। ये गांधी का ही देश है। अगर कोई और देश होता ना, तो आप सूली पर लटका दिए जाते। आप किम जोंग उन के देश में जाकर देखो, आप चाइना में जाकर के देखो, वहां की सरकार के खिलाफ बोलो, किम जोंग उन के खिलाफ बोलो, वो सूली पर लटका दिए जाओगे। अगले दिन तुम वर्तमान से इतिहास में नजर आओगे। लेकिन ये भारतवर्षीय है। महात्मा गांधी की जिसने हत्या किया, नाथूराम गोडसे ने, आज तक का भारतवर्ष में सबसे बड़ा गुनाह उसने किया, गांधी की हत्या करके। महात्मा गांधी हमारे बीच होते, वो और ज्यादा सालों तक जीवित, तो वो भारतवर्ष के लिए और अच्छे तरीके से अपने विचारों को और अपनी डेडिकेशन के साथ उन चीजों को रखते, हमें उनसे सीखने को मिलता। खैर, चलिए आगे चलता हूं। He died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948। वो कट्टरवादी हाथों द्वारा, फैनेटिक कट्टरवादी हाथों द्वारा 30 जनवरी 1948 को मृत हुए। His autobiography, My Experiments with Truth, his autobiography, My Experiments with Truth, and the numerous articles that he wrote for Young India, and the speeches that he delivered on different occasions, reveal him not only as an original thinker but also as a great master of church idiomatic English। ये यहाँ बताया गया क्या कि यह देखिए, यहाँ बताया गया हिज ऑटोबायोग्राफी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, उनकी आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। तो इनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इन्होंने एक अपनी किताब लिखा, और उस किताब में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में, सत्य के मार्ग पर वो चलें, सत्य के मार्ग पर वो चलें तो उन्हें किस प्रकार से समस्याओं का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और भी बहुत सारे इनके बातें इनके ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। सोचो न जरा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इन्होंने लिखा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अब आप देखो ना, हमारी उम्र इतना वर्ष का हो चुका है, आपकी उम्र, अगर आप वीडियो देख रहे हो, इतना वर्ष का हो चुका है, और आप अपने याद में कोई एक दिन भी आप मुझे बताओ जिस दिन आप सच बोलते हो। है कोई दिन आपको याद? क्या नहीं। हम दिन रात झूठ के जमीन पे खड़े हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। आप महात्मा गांधी को देखो, महात्मा गांधी जीवन में झूठ नहीं बोले, महात्मा गांधी जीवन में कभी झूठ नहीं बोले, वो ऑलवेज सत्य का साथ दिया उन्होंने। और हम हैं कि झूठ का सहारा लेते हैं। किसी ने कहा है कि सत्य का डगर बड़ा ही कठिन है, सच में कठिन है। आप सत्य बोलने चलो ना, आपके साथ कई प्रकार की परेशानियों, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप जरा सोचो, उन्होंने जीवन में
कभी झूठ ना बोला। अब मुझे बिलीव नहीं होता है, आपको बिलीव नहीं होगा कि भला ऐसा कोई कैसे हो सकता है कि उन्होंने कभी भी जीवन में झूठ ही नहीं बोला। नहीं बोला भाई मेरे, नहीं बोला। हम दिन रात झूठ बोलते हैं, इसलिए हमें उनके सत्य पर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। आप सत्य में पावर होता है, झूठ में डर है। आप सत्य में पावर को देखते हो, शक्ति को देखते हो। आप कोई गलती नहीं करते हो, आप पर कोई प्रकार का चार्ज करता है, आरोप लगाता है। तो जब चार्ज करता है, आरोप लगाता है, तो उस दरमियान आप क्या देखते हो? उस दरमियान अगर आप गलती में नहीं हो तो लड़ जाने के लिए तैयार रहोगे कि नहीं मैंने गलती नहीं किया। हाँ, अगर आप झूठ में हो, अगर आप झूठ बोले हो, मम्मी पापा पूछें, आपने झूठ बोल दिया, कहीं डर रहता कि पकड़े ना जाए, तो झूठ में डर है। इन्होंने सत्य बोला। अब आप सोचो ना, अंग्रेजों के खिलाफ अकेले ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ जाने को तैयार, लड़ जाने को मतलब अपनी बातों को रखने के लिए तैयार, अहिंसा के रूप से, हिंसा का, वायलेंस का सहारा लेकर नहीं, नॉन वायलेंस के तौर पर। तो लिखा है क्या कि, एक मिनट, ये यहां तक था कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड द न्यूमेरस आर्टिकल्स, और बहुत सारे आलेखों को, एंड द न्यूमेरस आर्टिकल्स, बहुत सारे आलेखों को, दैट जो ही रोट फॉर यंग इंडिया, दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। प्रश्न पूछेगा यहां से, यंग इंडिया, हु रोट यंग इंडिया? महात्मा गांधी। दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, जो एंड द न्यूमेरस आर्टिकल्स, और बहुत सारे आलेख, ही रोट फॉर यंग इंडिया, जो यंग इंडिया के लिए लिखे, एंड द स्पीच, और भाषण, दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, जो विभिन्न अवसरों पर उन्होंने दिया, रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चर्च आइडियोमेटिक इंग्लिश, जिसमें वो न केवल एक मूल विचारक के तौर पे बल्कि मुहावरेदार अंग्रेजी में महान पवित्रता के स्वामी के तौर पर भी उभरे, स्वामी के तौर पर भी बने। और आगे देखता हूं मैं, in the following extract Indian civilization and culture, in the following extract Indian civilization and culture, Gandhiji talks about the sound foundation of the Indian civilization which has successfully withstood the passage of time. The passage of time लिखा है क्या कि in the following extract Indian civilization and culture, Gandhiji talks about the sound foundation of the Indian civilization which has been successfully withstood the passage of time. लिखा हुआ है in the following extract, निम्नांकित अवतरण में, in the following extract निम्नांकित अवतरण में, in the following extract मतलब निम्नांकित अवतरण में, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता और कल्चर मतलब संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, निम्नांकित अवतरण भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गांधी जी बात करते हैं किसके बारे में? अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की मूल ध्वनि के बारे में, मूल फाउंडेशन के बारे में, which has been successfully withstood the passage of time, जो इस पैसेज पर सफलतापूर्वक विदस्टूड करता है, विदस्टूड माने खरा उतरता है। मतलब गांधी जी इस चैप्टर में क्या बताएंगे? भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में, जो कि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की मूल ध्वनि के बारे में, मूल फाउंडेशन के बारे में, कि हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति का फाउंडेशन क्या है। फाउंडेशन मतलब आप समझो, अब कभी घर वगैरह का निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन का निर्माण होता है, तो कंस्ट्रक्शन का निर्माण होने से पहले मिट्टी को हटा करके जो सरिया उसमें डाला जाता है, सीमेंट डाला जाता है, और भी बहुत सारा गिट्टी बालू बहुत सारे चीज को डाल जाते हैं, जो पिलर का निर्माण करते हैं, वो हमारा फाउंडेशन। तो ये कहने का यह तात्पर्य कि उस फाउंडेशन के बारे में कि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति कहाँ टिकी है, कहाँ खड़ी है, और उसकी नींव कितनी मजबूत है, वो बताएंगे। once again in the following extract Indian civilization and culture, निम्नांकित अवतरण भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गांधी जी बात करते हैं द साउंड फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन,
भारतीय सभ्यता के मूल ध्वनि के बारे में, विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो इस सफलतापूर्वक इस अवतरण पर खरा उतरता है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। ये लाइन को ध्यान रखेंगे। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता। अब पश्चिमी सभ्यता किसको कहा गया? जो पश्चिम दिशा की ओर देश थे उसको पश्चिमी सभ्यता कहा गया। पश्चिम दिशा की ओर जो देश थे और वहां के चाल चलन रहन सहन को सभ्यता, वहां की पश्चिमी सभ्यता कहा गया। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरलिटी, पश्चिमी सभ्यता विशेषाधिकार मादा की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। पश्चिमी सभ्यता विशेषाधिकार मादा की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, जो भारतीय सभ्यता से मैच नहीं खा सकती, मेल नहीं खा सकती। दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, जो कि नैतिक मूल्यों को उन्नत करती है, नैतिक मूल्यों को बढ़ाती है। दैट मीन्स आवर इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन मोरालिटी, बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन propagate immorality या based immorality। कहने का यह तात्पर्य है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरलिटी, पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति विशेषाधिकार मादा को है, पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति विशेषाधिकार मादा को है। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट द मोरल बीइंग, जो भारतीय सभ्यता से मैच नहीं कर सकती, मेल नहीं खा सकती। अब आपको लगेगा कि विशेषाधिकार मादा क्या, नैतिक मूल्य क्या? तो हमारी सभ्यता नैतिक मूल्यों को बढ़ाती है और वो विशेषाधिकार मादा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो, देखो आप ऐसे समझ सकते हो कि मुझे एक फोन कॉल्स करने की आवश्यकता थी, आपके पास फोन कॉल्स था, आपके पास फोन थे, तो मैंने कहा कि प्लीज आप मुझे एक कॉल बात करवा दो, मुझे किसी से काम है अर्जेंट, मुझे बात करवा दो। तो आपने कहा कि नहीं मैं नहीं बात कराऊंगा। क्यों बात करवाऊं मैं, ये मेरा है फोन, मैं बात नहीं करवाऊंगा। तो ठीक है भाई मत बात करवाओ, ये आपका विशेष अधिकार है इस फोन पर, आप मत बात करवाओ। लेकिन किसी ने, इनसे मैंने कहा, इन्होंने कहा हाँ सर लीजिए बात कर लीजिए। क्या काम है सर? तो अरे बाबू मुझे किसी पर्सन से बहुत अर्जेंट काम है, उसको मैंने कॉल करके बुलाना है, कृपया आप मुझे बात करवाओ। लीजिए सर बात कर लीजिए। वो बात करने को मुझे दे दिया, तो नैतिकता इसकी थी। तो जो बात करने के दिया इंडियन सिविलाइजेशन नैतिकता पर, जो बात करने को नहीं दिया विशेषाधिकार मादा को बढ़ाती है। ये इस प्रकार से हमने इंट्रोडक्शन बताया भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में हमने इंट्रोडक्शन को बताया। तो एक बार हम देख लेते हैं इसके वर्ड मीनिंग को देख लेता हूं। क्या क्या वर्ड मीनिंग है? पॉपुलरली, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख भी सकते हो, बिकॉज वर्ड मीनिंग नहीं मालूम रहेगा ना तो भारी समस्या है, नहीं समझ में आएगा। तो आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, पॉपुलरली मतलब लोकप्रिय, नोन मतलब जाना जाना, फादर ऑफ द नेशन राष्ट्रपिता, मोर मने अधिक, स्पिरिचुअल लीडर आध्यात्मिक नेता, पॉलिटिशियन राजनेता, सक्सेसफुली सफलतापूर्वक, ट्रूथ सत्य, नॉन वायलेंस अहिंसा, चीफ वेपन्स मुख्य हथियार, ठीक है, ब्रिटिश रूल अंग्रेजी शासन, और गेन मने प्राप्त करना, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, और आपका कंप्लीटली पूरी तरीके से डोमिनेट प्रभुत्व वर्चस्व, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, और ध्यान रखें फैनेटिक कट्टरवादी, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, ये तो नाम है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नाम है, न्यूमेरस मतलब बहुत सारे, आर्टिकल्स आलेख, स्पीच भाषण, डिलीवर प्रकट करना, डिफरेंट माने विभिन्न, ओकेजन मतलब अवसर, रिवील मतलब प्रकट, ओरिजिनल थिंकर मूल विचारक, मास्टर ऑफ चर्च पवित्रता के स्वामी, आइडियोमेटिक इंग्लिश मुहावरेदार अंग्रेजी,
और भी देख लेता हूं। और तो यहां तक प्रिविलेज, विशेषाधिकार, टेंडेंसी, प्रवृत्ति, विदस्टूड, खरा होना, ठीक है, मेट्रलिटी मादा और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो एक बार हम रिवीजन करके आगे बढ़ चलेंगे, पैराग्राफ की ओर चलेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। मोहनदास करमचंद गांधी बापू के नाम से लोकप्रिय या राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। He was more a spiritual leader than a politician. वो कहीं एक आध्यात्मिक नेता तब एक राजनेता थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence. उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का प्रयोग मुख्य हथियार के तौर पर किया भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ, जिससे भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति में मदद मिली। From 1950 till 1948 he completely dominated Indian politics. 1915 से 1948 तक वो पूरी तरीके से भारतीय राजनीति में हावी रहे। He died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948. वो कट्टरवादी हाथों के द्वारा 30 जनवरी 1948 को मृत हुए। His autobiography My Experiment with Truth and the numerous articles that he wrote for Young India and that a speech that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also a great master of just in idiomatic English. लिखा हुआ है क्या कि हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग और बहुत सारे आलेखों को जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखा, बहुत सारे भाषणों के माध्यम से विभिन्न अवसरों पर न केवल एक मूल विचारक के तौर पर बल्कि मुहावरेदार अंग्रेजी में महान पवित्रता के स्वामी के रूप में भी प्रकट हुए। इन द फॉलोइंग सेंटेंस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन व्हिच हैज सक्सेसफुल्ली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। निम्नांकित अवतरण भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गांधी जी बात करते हैं भारतीय सभ्यता के मूल ध्वनि के बारे में जो सफलतापूर्वक इस अवतरण पर खरा उतरता है या सटीक बैठती है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन which has the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevates moral being. द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता जो विशेषाधिकार मादा की प्रवृत्ति को रखती है, भारतीय सभ्यता से मैच नहीं कर सकती, मिल नहीं खा सकती, जो कि नैतिक मूल्यों को बढ़ाती है। तो यहां तक हमने देखा भारतीय सभ्यता और संस्कृति को। अब हम पैराग्राफ नंबर 1 की ओर चलेंगे। देखो पैराग्राफ 1 में क्या लिखा है। लिखा हुआ है पैराग्राफ 1 में कि आई बिलीव दैट इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन, civilization is not to be beaten in the world. I believe that the India has evolved civilization is not to be beaten in the world. मेरा मानना है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित किया है जिसे दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता। ये कहते कि मेरा मानना है आई बिलीव दैट इंडिया हैज इवॉल्व्ड सिविलाइजेशन इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मेरा मानना है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित किया है जिसे दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई हरा नहीं सकता। गांधी जी कहते हैं कि मैं मानता हूं, मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित किया है, विकासशील ने विकसित सभ्यता के मामले में हमारा भारतवर्ष सबसे आगे। ये कहते गांधी जी कि आई बिलीव दैट, मेरा मानना है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मेरा मानना है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित किया है जिसे दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता। Nothing can equal the seed sown by our ancestors. अगली पंक्ति तो और बेहतरीन। Nothing can equal the seed sown by our ancestors. अरे बराबर करना तो दूर, ये हराना तो दूर। Nothing can equal the seed sown by our ancestors. हमारे पूर्वजों ने, ancestors मतलब पूर्वज, हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता का बीज बोया है ना, उसकी कोई बराबरी भी नहीं कर सकती। बीट करना तो दूर, हराना दूर, पराजित करना तो दूर, उसकी बराबरी भी नहीं कर सकती। आई बिलीव दैट इंडिया हैज इवॉल्व्ड सिविलाइजेशन इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित किया है जिसे दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। और हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता का बीज बोया है उसकी कोई
बराबर, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता, और हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता का बीज बोया है उसे कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, द माइट ऑफ द फेरोज वाज ब्रोकन, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड कंट्री, ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। लिखा है क्या कि, लिखा हुआ है क्या, रोम बेंट, रोम बेंट, रोम बर्बाद हो गए, रोम मिट गए, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, किस्मत से ग्रीस का भी वही हाल हुआ। रोम की भी, जिसको आप मिस्र वगैरह रोम कहते हो, मिस्र की सभ्यता वो भी बेहतरीन थी, लेकिन वो सब बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि उसने वेस्टर्न कल्चर को कॉपी किया, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया। तो अडॉप्ट करने के क्रम में, कॉपी करने के क्रम में वो भी र्यून कर गया, वो भी बर्बाद हो गया। रोम बेंट, रोम मिट गए, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, फेट माने किस्मत, और ग्रीस का भी किस्मत से वही हाल हुआ, ग्रीस भी बर्बाद हो गया। आपने पिरामिड वगैरह वाला, मिस्र की सभ्यता पिरामिड वगैरह वाला आप ध्यान रखे होंगे या जानते होंगे, सोचो वो भी पुरानी थी, सब बर्बाद हो गए। रोम बेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, रोम मिट गए, किस्मत से ग्रीस का भी वही हाल हुआ। द माइट ऑफ द फेरोज वाज ब्रोकन, और फेरोज की शक्ति भी टूट गए, फेरोज का बल भी टूट गया। फेरोज, उसको फेरोन उसको कहते हो, शासक था, शासक को कहा गया है, वो सब बर्बाद हो गया। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज कंट्री, जापान पश्चिमी देश बन गया, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज कंट्री, जापान पाश्चात्य देश बना, जापान पश्चिमी देश बन गया। जापान कॉपी किया उसकी सिविलाइजेशन को, पश्चिमी देश की सिविलाइजेशन को, और वो पश्चिमी देश जैसा ही बन गया। अब चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, चाइना के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। चाइना के पास भी सभ्यता ठीक थी, वो देखो आप जुड़े कराटे जानते थे, वो एकदम ब्रूसली, तरह तरह से उसके पास पावर ऑफ लेविटेशन था, ऐसे आध्यात्मिक शक्ति उठा देना किसी को, उसकी भी सभ्यता ठीक थी। आज देखो चाइना बर्बाद हो गया, चाइना भी बर्बाद हो गया। और समहाउ और अदर, बट इंडिया, समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, बट इंडिया, देखो यहाँ छूटा हुआ कुछ कुछ वर्ड है टाइपिंग में। अब चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, बट इंडिया समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन भारत किसी ना किसी तरह साउंड एट द फाउंडेशन, अपने मूल ध्वनि नींव पर टिका है, अपने मूल ध्वनि नींव पर टिका हुआ है, ये बारे में बताया जा रहा है। Once again, I believe that India has evolved civilization is not to be beaten in the world. I believe that civilization India has evolved is not to be beaten in the world. मेरा मानना है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित किया, जिसे दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता। Nothing can equal the seed sown by our ancestors. हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता का बीज बोया है, उसे भी कोई बराबरी नहीं कर सकती। Rome bent, Greece set the same fate. The might of the pharaohs was broken. Japan has become westernized country. Of China, nothing can be said somehow said, but India somehow or other sound at the foundation. लिखा हुआ है कि nothing can equal, यहां तक तो हो गया। रोम बेंट, रोम मर गए, रोम बर्बाद हो गए। ग्रीस सेट द सेम पेट, किस्मत से भी ग्रीस का भी वही हाल हुआ। द माइट ऑफ द फेरोज वाज ब्रोकन, फेरोज के बल भी टूट गए। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड कंट्री, जापान पश्चिमी देश बना। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन भारत किसी ना किसी तरह मूल ध्वनि नींव पर टिका हुआ है। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। ये ध्यान से रखिएगा, बात याद है। द पीपुल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग, द पीपुल ऑफ यूरोप मतलब यूरोप के लोग, यूरोप के लोग लर्न देयर लेसन, उन यूरोप के लोग उनसे एक पाठ सीखा। किनसे भाई? फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, ग्रीस और रोम के व्यक्तियों की लेखनी से। देखो यूरोप के लोगों ने एक सबक सीखा ग्रीस और रोम के लोगों की लेखनी से, उनकी कला से, विच एग्जिट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। अब वो सीखने गए यूरोप के लोग ना, जिसमें वो अपने पूर्व महिमा में मौजूद नहीं रहे। फॉर्मर ग्लोरी, फॉर्मर पूर्व ग्लोरी माने महिमा, वो पूर्व महिमा में मौजूद नहीं रहे। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन। इन ट्राइंग टू लर्न, उनसे सीखने की कोशिश में, उनसे सीखने की कोशिश में, फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश में,
द यूरोपियंस इमेजिन दैट, यूरोप के लोगों ने मान बैठा कि, उनसे सीखने की कोशिश में यूरोप के लोगों ने मान बैठा कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि वे लोग ग्रीस और रोम के गलतियों से बच जाएंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, अरे वास्तविक ही ये दयनीय स्थिति है। कहने का यह तात्पर्य कि देखो पश्चिमी देश को कॉपी किया, किसने पश्चिमी देश को कॉपी किया, पश्चिमी देश की सिविलाइजेशन को कॉपी किया, रोम बर्बाद हो गया, ग्रीस बर्बाद हो गया, जापान ये फेरोज के बल टूट गया, जापान पूरी तरीके से पश्चिमी देश बन गया, चाइना के बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन भारत आज भी टिका हुआ है क्योंकि भारत ने पश्चिमी देश की सभ्यताओं को कॉपी नहीं किया। उस जमाने की बात है जब गांधी जी लिख रहे हैं, तो आज अब कह नहीं सकते हो, आज तो हम सब पश्चिमी देश की ओर चल पड़े ही हैं। यूरोप के लोग क्या किया, यूरोप के लोग ने ये मान बैठा क्या कि ग्रीस और रोम की गलतियों से हम बच जाएंगे। यूरोप के लोगों लगा क्या कि देखो पश्चिमी देश की सभ्यता को हम अपनाते हैं, पश्चिमी देश की सभ्यता को हम अपनाते हैं, लेकिन जो रोम और ग्रीस गलती किया है ना, वो गलती नहीं करेंगे। तो महात्मा गांधी जी कहते कि अरे बेहुदा, सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, ये एकदम दयनीय स्थिति है। पिटिएबल दयनीय मतलब क्या कि हम जान रहे हैं कि उस व्यक्ति ने शराब पिया है, और शराब पिया जिसके कारण उसके बाल बच्चे अनाथ हो गए, पत्नी उसकी विधवा हो गई, पूरा खेत बाड़ी सब बिक गया। जाने को व्यक्ति ऐसा किया था, शराब पिया था तो उसका घर द्वार सब बिक गया, खेत बाड़ी खत्म, और वो व्यक्ति भी मर गया, बच्चे भी अनाथ हो गए, पत्नी भी विधवा हो गई, बूढ़े माँ बाप का हाल भी खराब है। तब कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है का उसको देख करके कि नहीं शराब तो पिएंगे, थोड़ा थोड़ा पिएंगे, ओकरा इतना नहीं पिएंगे। तब गांधी जी कहते हैं कि अरे एकदम दयनीय स्थिति है हो, वो तो पिया जो बर्बादे हो गया, और तुम कहता है कि हम उसको अपनाएंगे, थोड़ा थोड़ा अपनाएंगे, तुम भी बेहुदा बुर्बके हो। ये कहने का मतलब है यूरोप के लोगों ने कहा कि हम पश्चिमी देश की सभ्यता को अपनाएंगे, लेकिन भाई उनकी गलतियों से बच जाएंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, ये दयनीय उनकी स्थिति रही। तो मैंने आज की क्लास में इंट्रोडक्शन और प्लस 1 पैराग्राफ नंबर को बताया, इंट्रोडक्शन और 1 पैराग्राफ नंबर को बताया। इसके बाद आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस बड़ा चैप्टर है, इसको हम धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ा दूंगा, बता दूंगा। अगर आप 12 में पढ़ते हो, इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के बीच शेयर करो। मैं मिलूंगा फिर आपको अगले क्लास में। ओके, आज तक के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए क्लास ओवर एंड थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।